गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका कंट्री साइड एचपी एग्जाम में। आज हम बात करेंगे 19 मार्च 2022 के करंट अफेयर के लिए और कंप्लीट करंट अफेयर आप लोगों के रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट की तरह सूरत शहर में किस रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए 1951 रुपए आवंटित किए गए हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों का अहमदाबाद शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये आप लोगों का साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सूरत शहर की बात की जा रही है। अगर अहमदाबाद आपका साबरमती के किनारे है तो जो सूरत शहर है वह भी किसी नदी के किनारे होगा। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार स्टैटिक जीके में कि सूरत शहर जो है आपका वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपने याद रखना है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा तापी नदी। ठीक है, तापी नदी में भी आप लोगों का रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए 1951 रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, इससे पहले कहाँ पे किए गए थे आप लोगों के? इससे पहले आप लोगों के किए गए थे गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को कोई कुछ पूछा जाता है तो आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। अब अगर यहाँ पे बात आ रही है साबरमती की तो आप लोगों ने याद रखना है। अब मैं आप लोगों को कुछ एक चीजें टाइपिंग में ही दिया करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव जो आप लोगों का है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस हैं आप लोगों को। तो याद रखना, आप लोगों ने आजादी का जो अमृत महोत्सव है वो 12 मार्च 2021 को स्टार्ट किया गया था। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है, कहाँ से? साबरमती आश्रम के द्वारा। इसके बाद सूरत के बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है। सूरत को जाना जाता है सिटी ऑफ डायमंड के नाम से, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। और एक स्कीम और लॉन्च की गई है भारत सरकार के द्वारा, सागर परिक्रमा स्कीम। ये आप लोगों की जो स्टार्ट हुई है ये डिफरेंट स्टेट्स के लिए हुई है। जो आप लोगों की आप लोगों को क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि जो सागर परिक्रमा स्कीम है आप लोगों की, वो किन के लिए शुरू हुई है? तो आप लोगों ने याद रखना है, जो आप लोगों के मछुआरे होते हैं उनके लिए है। और इसके साथ इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो मांडवी से पोरबंदर के लिए हुई थी। तो अगर आप एचपीपीएससी नायब तहसीलदार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्लीज इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन बनेगा। और आजादी के अमृत महोत्सव के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये ध्यान रखना। अगर साबरमती से रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आजादी का अमृत महोत्सव पक्का पूछा जाएगा। बट आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना है, गुजरात से रिलेटेड कोई स्कीम आती है तो सागर परिक्रमा स्कीम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता है भूपेंद्र पटेल जो है, भूपेंद्र पटेल ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उच्च गुणवत्ता वाले टेलीस्कोप स्थापित करेगी? स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप हाई क्वालिटी टेलीस्कोप इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू प्रमोट एस्ट्रो टूरिज्म। तो भारत का पहला राज्य बन चुका है एस्ट्रो टूरिज्म का। ये कौन सा राज्य बना है? ये राजस्थान राज्य बना है। अब राजस्थान ही क्यों चुना गया आप लोगों के एस्ट्रो टूरिज्म के लिए, जहां पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों के अच्छी गुणवत्ता वाले टेलीस्कोप स्थापित किए हैं? आप लोगों को पता है जो राजस्थान है टोटली मरुस्थल एरिया है। यहाँ से जो आप लोगों को आकाश है, जो स्काई है, वो बिल्कुल क्लियर दिखता है। इस कारण राजस्थान को इसके लिए चुना गया है। और राजस्थान सरकार के द्वारा एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में टेलीस्कोप इन्होंने क्या किए हैं? स्थापित किए हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा आप लोगों का? राजस्थान आएगा। तो ये स्कीम है आप लोगों की, तो ये भी ध्यान रखना, पूछी जाएगी आप लोगों को। अब यहाँ से बात करें अगर राजस्थान की, तो जयपुर को आप लोगों ने ध्यान रखना है। जयपुर में है एक जगह जिसे जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। जयपुर में आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है कि जयपुर में वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। एक तो जंतर मंतर जयपुर में, और दूसरा आप लोगों ने ध्यान रखना है थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। जोधपुर की अगर हम बात करें, जोधपुर में हाल ही में छठी बार आप लोगों की ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज हुई है। किसके बीच में? भारत और ओमान के बीच में। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में आई एम शक्ति उड़ान नाम की स्कीम को भी लॉन्च किया गया है। तो आई एम शक्ति उड़ान क्या है? इसमें आप लोगों को जो लेडीज होंगी या फीमेल्स होंगी उनको फ्री सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। तो ये आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। राजस्थान के बारे में आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस रह सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट है आप लोगों का एक बुक की बात की जा रही है। यहाँ पे एक बुक है जिसका नाम है एनफील्ड बैरल इंडिया ऑयल स्टोरी।
तो भारत की जितनी भी ऑयल की स्टोरी है स्टार्टिंग से लेके अभी तक की, इसके ऊपर एक कंप्लीट बुक लिखी गई है। ये बुक किसने लिखी है? तो इस बुक का आप लोगों ने नाम याद रखना है कि ये बुक लिखी गई है ऋचा शर्मा के द्वारा। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इस समय आप लोगों को पता है यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चली हुई है और रशिया भारत को ऑयल के ऊपर काफी मदद कर रहा है। तो एनफील्ड बैरल इंडिया ऑयल स्टोरी जो है वो ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन बनता है कि भारत जो आप लोगों का है सबसे ज्यादा तेल कहाँ से लेता है? भारत सबसे ज्यादा तेल लेता है ईरान से, सॉरी ईरान नहीं, इराक से। तो इराक का नाम आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा और क्वेश्चन आप लोगों को क्या बनेगा इसके ऊपर? क्वेश्चन बन सकता है कि भारत है जो आप लोगों का, इसका स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोर कहाँ है? तो भारत का जो रणनीतिक तेल भंडार है ये आप लोगों का कहाँ पे है? तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये पड़ेगा आप लोगों का चांदी खाल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मैंगलोर में पड़ता है आप लोगों का चांदी खाल। और अगर आप लोगों से और कुछ पूछा जाए, आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी, टोटल अगर पूछ लिए जाए, सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है उड़ीसा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। उड़ीसा में आप लोगों ने चांदी खाल नाम याद रखना है। अगर कर्नाटका का पूछा जाए तो एक पाडूर नामक जगह है, ये भी इंपॉर्टेंट है कर्नाटका। और अगर आप लोगों को मैंगलोर ऑप्शन में दिखे तो मैंगलोर भी है आप लोगों का ऑप्शन में। तो तीनों आप लोगों ने याद रखने हैं। भारत का जो रणनीतिक तेल भंडार है, स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोर है, एक आपका पाडूर में है जो आपका कर्नाटका में है, चांदी खाल जो आप लोगों का उड़ीसा में है, और तीसरा आप लोग जानते हैं मैंगलोर में है। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी ध्यान रखना। और आप लोगों को मैंने बता दिया कि भारत सबसे ज्यादा तेल कहाँ से लेता है? इराक से लेता है। तो श्रीलंका has recently condoled the death of 69-year-old animal named Raja, which was also declared as national treasure। अगर आप लोगों ने कभी लाइफ में श्रीलंका को सर्च किया हो किसी भी चीज के ऊपर, तो आप लोगों को श्रीलंका में एक चीज जरूर दिखेगी कि एक हाथी होता है, एक बड़ा सा हाथी दिखेगा आप लोगों को, और उसके साथ आप लोगों को 4 या 5 आर्मी के पर्सन दिखेंगे। तो श्रीलंका में हाल ही में इनका एक, जिसे राष्ट्रीय खजाना घोषित किया था इन्होंने अपना, उसका नाम था एक हाथी का राजा। तो राजा नाम के हाथी की 69 एज में क्या हुई है? डेथ हुई है। तो इस दिन को इन्होंने मृत्यु को शोक दिवस के रूप में भी इन्होंने मनाया है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये हाथी कहाँ से इनको दिया गया था, तो ये जो हाथी आप लोगों का है, इसकी जो जन्म हुआ था वो 1954 में कर्नाटका में हुआ था। ये इसकी छोटी सी स्टोरी याद रखना। कर्नाटका में इसका कहाँ पे है? कर्नाटका में अगर एग्जैक्ट पूछे, वैसे आप लोग कर्नाटका का एग्जाम तो दे नहीं रहे हो तो एग्जैक्ट तो नहीं पूछेंगे, मैसूर में था। और यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था जय चाम राजेंद्र वाड़िया। जय चाम राजेंद्र वाड़िया, इनका ये हाथी हुआ करता था। इन्होंने ही इस हाथी को गिफ्ट किया था श्रीलंका को। तो श्रीलंका के लिए ये हाथी काफी लकी माना गया था। अब ये क्यों दिया था गिफ्ट? क्योंकि श्रीलंका के एक डॉक्टर थे जिन्होंने इन राजा की एक बीमारी का इलाज किया था, उसी से खुश होकर इन्होंने अपना हाथी जो था वो इनको गिफ्ट किया था। और ये काफी अच्छा हाथी आप लोगों का था, काफी देखने में भी सही था। तो आप लोगों ने याद रखना है, राजा नाम का जो हाथी है ये आप लोगों का, अभी इसकी हाल ही में डेथ हुई है 69 एज में, श्रीलंका में था। इसको इन्होंने अपना राष्ट्रीय खजाना भी घोषित किया था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों ने और क्या चीज याद रखनी है? स्टेट एनिमल कई बार पूछ लिए जाते हैं कि भारत में कितने स्टेट एनिमल हैं जिन भारत, कई बार आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिनके स्टेट एनिमल क्या हैं? एलिफेंट, हाथी हैं। एक झारखंड, एक केरला और एक कर्नाटका। अभी हाल ही में हमने पीछे पढ़ा था कि एक सिलीनेक्स नामक एक एक्सरसाइज हुई थी भारत और श्रीलंका के बीच, तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए। भारत और श्रीलंका के बीच कहाँ हुई थी? एक तो बे ऑफ बंगाल जो सी के अंदर हुई थी, और दूसरी विशाखापट्टनम में जो कि समुद्र के बाहर हुई थी। इसमें, और ये नेवल एक्सरसाइज थी, इसमें बाहर भारत का जो जहाज गया था INS करज, इसका नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये भी आप लोगों को एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। आगे बात की जाए, BVIN समझौता है, वाहन समझौता है जो भारत और भारत के अन्य 3 देशों के साथ इसका हुआ है। देखो ये समझौता क्या है आप लोगों का, इसमें ऐसा रहता है कि अगर आप भारत में किसी अन्य स्टेट में जाएंगे, सॉरी अन्य कंट्री में जाएंगे, जैसे अगर भारत का कोई ट्रक या भारत की कोई गाड़ी भूटान, नेपाल और आप लोगों के बांग्लादेश में जाती है,
तो आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या होगा, इनकी चेकिंग होगी, इनके लाइसेंस देखेंगे, इनके पेपर देखेंगे, कितने दिन तक रुकी है, कौन सी कंपनी में है। तो इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार के पास एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, और इन कंट्रीज को भी आती थी, क्योंकि भूटान की अगर आएगी इंडिया में तो उसको भी इतनी टाइम खड़ा होना पड़ेगा, 24 से लेकर 48 घंटे तक इनकी गाड़ियां जो होती थी बॉर्डर पे ही खड़ी रहती थी। बांग्लादेश की आएगी, नेपाल की आएगी, तो इनको क्या दिक्कत होती थी। इसी क्लियरेंस के लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट हुआ था इनके बीच में, BBIN मोटर वाहन समझौता। तो इसमें आप लोगों के 3 देशों ने तो भाग लिया, बस इसमें कौन सा ऐसा देश है जिसने इस बैठक में भाग नहीं लिया था। तो इसमें भाग नहीं लिया था भूटान के द्वारा। अब भूटान ने इसमें क्यों नहीं भाग लिया। आप लोगों को पता है कि जो भूटान है आप लोगों का, ये एक तरह का कार्बन नेटिव कंट्री है। कार्बन नेटिव कंट्री का मतलब ये होता है कि ये कार्बन का उत्सर्जन कम करता है, अवशोषण ज्यादा करता है। तो पूरे वर्ल्ड के लिए भूटान ही एक ऐसा वरदान वाला देश है जहाँ पे कार्बन सबसे कम होती है, क्योंकि ये देश जो है अपने वहां पे वाहन कम यूज करता है। तो भूटान देश ने यही बात कही है कि अगर मैं ये BBIN समझौता कर लूं तो आपके जो वाहन होंगे वो लगभग हर दिन मेरे यहाँ पे कितने क्रॉस होंगे, जिस कारण मेरे यहाँ पे क्या होगा, कार्बन ज्यादा पैदा होगा। और मैं ये नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए GDP इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरे देश के देशवासियों के लिए मेरा जो है इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि भूटान ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, और पूरे वर्ल्ड में भूटान ही एक ऐसा देश है जो कि कार्बन नेटिव कंट्री है। ठीक है। तो भूटान के PM कौन है, तो आप लोगों को पता है लोटे शोरिंग है। और अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये क्वेश्चन आप लोगों का PCS एग्जाम में पूछा जा सकता है कि BBIN समझौता पर पहली बार सहमति कब हुई थी। 15 जून 2015 पर समझौता हुआ था और इस पर सहमति हुई थी, बट फिर भूटान ने यहाँ पे जब देखा कि प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो रही है, हमारे देश में GDP में सुधार हो रहा है बट एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया था, इसमें फिर से पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि किस देश ने अपने पुलिस कर्मियों के तनाव प्रबंधन के लिए योग का उपयोग करने का निर्णय लिया है। मतलब इनके जो पुलिस हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं या पुलिस हैं, उनमें स्ट्रेस मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए योगा का क्या किया है, सहारा लिया है। तो ये कौन से आप लोगों के होंगे, तो आप लोगों ने याद रखना है, इसका जो राइट आंसर आप लोगों का आएगा वो है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना इसका राइट आंसर होगा। तो अर्जेंटीना जो आप लोगों का है, इन्होंने अपनी पुलिस के लिए एक योगा स्ट्रेस मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया है। ओके। और योगा डे कब मनाया जाता है, आप लोगों को पूछ लिया जाए कभी, तो आप लोगों ने याद रखना 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT रुड़की में किस सुपर कंप्यूटर को परिनियोजित किया गया है। तो कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो आप लोगों का रखा गया है, कहाँ पे लगाया गया है, IIT रुड़की में। तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों का है। IIT रुड़की में आप लोगों का परम गंगा को एस्टेब्लिश किया गया है। और परम गंगा जो आप लोगों का है, कितने फ्लॉप्स का, इसकी क्षमता कितनी है, तो आप लोगों ने याद रखना है, इसकी जो पावर है 1.66 बेटा फ्लॉप। तो किसी भी सुपर कंप्यूटर की जो पावर है उसको किस तरह मापा जाता है, बेटा फ्लॉप्स में। जिनका भी JOIT का एग्जाम है प्लीज ध्यान रखना, बेटा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर की क्षमता पावर को जाना जाता है इसके द्वारा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत में लगभग कितने सुपर कंप्यूटर हैं, तो भारत में टोटल 11 सुपर कंप्यूटर हैं। अब ये जो सुपर कंप्यूटर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, देखो अभी 11वां लगा दिया है, 10वां कहाँ लगाया था, 10वां आप लोगों का अभी लगाया गया था IIT साइंस बेंगलुरु में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर। भारत का जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम सिद्धि A1 ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। और वर्ल्ड का अगर पूछें तो फुगुकू जापान का है ये। ठीक है, क्या नाम है इसका, फुगुकू। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है इसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछे जाए। और अगर आप लोगों को इसके ऊपर पूछा जाए कि जो परम प्रवेगा है आप लोगों का सुपर कंप्यूटर कितने बेटा फ्लॉप्स का है, 3.2 बेटा फ्लॉप का है। ओके, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। 7 मार्च को 7 मार्च को किस राज्य सरकार के द्वारा पालव दादव हत्याओं के 100 साल पूरे होने पर इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा नरसंहार कहा है। तो आप लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भारत के हर एक जगह पे हाईलाइट है।
बट एक और हत्याकांड आप लोगों का हुआ था जो कि 7 मार्च 1922 को हुआ था, जिसके 100 साल पूरे हो चुके हैं, जिसमें आप लोगों के पाल दादव हत्या जो आप लोगों का है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि 7 मार्च 1922 को साबरकांठा जिले में, एक जगह का नाम याद रखेंगे, साबरकांठा जिला। तो ये कहाँ पे है आप लोगों का? ये गुजरात में है। तो गुजरात में आप लोगों ने इसका याद रखना, 7 मार्च 1922। ये आप लोगों को कब कहाँ क्वेश्चन आ सकता है? मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इसके 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में तो इन्होंने इसको एक तो राष्ट्रीय शोक अपना मतलब अपना शोक व्यक्त किया था, और इसको इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा नरसंहार कहा है। तो ये आप लोगों का जो हत्याकांड है ये कैसे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, किया किसके द्वारा था आप लोगों को पता है? एक ही बंदे थे जो ऐसा काम करते थे, वो आप लोगों के थे ब्रिटिशर्स। भील समुदाय का एक त्योहार होता है अमल की एकादशी, ठीक है। अमल की एकादशी का दिन था, तो उस दिन इन्होंने क्या किया, भील समुदाय के द्वारा अलग अलग जगह पे, जैसे पाल गांव हो गया, दादव गांव हो गया, साबरकांठा गांव हो गया, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग प्रोटेस्ट किए। तो यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पाल दादव हत्याकांड में जो साबरकांठा था, इसमें आप लोगों के भील समुदाय के कौन पर्सन थे जो इस समय लीडर थे, तो इनका नाम था मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत की अगुवाई में इन सब ने क्या किया, एक प्रोटेस्ट किया, ठीक है। इसमें लगभग आप लोगों के हजारों भील जो थे यहाँ पे मौजूद हो चुके थे। अंग्रेजों ने इनको अपनी ओर आते हुए देखा, तो इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू की। तो इसमें लगभग आपके 1200 से लेकर 1500 भील जाति के लोग क्या हुए, मारे गए थे। तो इसी को ही कहा गया है दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार, या भारत का सबसे बड़ा नरसंहार, जिसको कंपेयर किया जाता है आपके जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार इसको माना गया है, ठीक है। एक और आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप लोगों की बिहार सरकार है, इसने भी हाल ही में 15 फरवरी को एक नरसंहार की बात की थी। अगर आप लोगों ने सुना होगा नीतीश कुमार को, तो इन्होंने बिहार बिहार गवर्नमेंट ने 15 फरवरी को शहीद दिवस घोषित किया है। अब ये शहीद दिवस किनके लिए घोषित किया है? तो वहां पे हुआ था एक तारापुर नरसंहार। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, जो तारापुर नरसंहार है वो आप लोगों का 15 फरवरी को होता है। हर साल शोक दिवस मनाएंगे अब आप लोगों की बिहार सरकार। तो ये तारापुर नरसंहार आप लोगों का कहाँ पे है? ये आप लोगों का बिहार में हुआ था। हाल ही में किस देश ने अपनी यौन सहमति की आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी है? तो ये कौन सा देश है आप लोगों का? ये देश है आप लोगों का फिलीपींस। फिलीपींस ने अपने जो एडल्ट होंगे इनके, उनकी एज पहले कितनी थी इनके? जैसे भारत में जो एडल्ट हैं वो हैं आप लोगों के 18+, फिलीपींस में कितने थे? 12+। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आप लोगों के एनजीओ वगैरह हैं, इन्होंने देखा कि इससे तो काफी शोषण हो रहा है, इसके ऊपर काफी प्रोटेस्ट किए, जिस कारण अब इन्होंने अपनी कितनी एज बना दी है? 16+ बना दी है। अब ये आप लोगों की यौन सहमति क्या होगी? यौन सहमति का मतलब है कि अब 16 साल से ऊपर लड़का लड़की होंगे तो वो अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं, यौन संबंध बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एडल्ट आप लोगों के, तो इसकी कितनी एज कर दी है बढ़ाकर? 16 साल कर दी है। भारत की कितनी है? भारत की आप लोगों को पता है 18+ ही आप लोगों का एडल्ट माना जाता है। तो ये याद रखना आप लोगों ने। ब्रिटेन जो आप लोगों का है उनकी अलग है, ब्रिटेन में 16 साल है। जापान अभी भी 13 साल मनाता है इनको, अडल्ट को 13 साल कहता है। और जो आप लोगों का एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूरे विश्व में सबसे कम एडल्ट एज कौन सी है? 12 वर्ष किसकी है? अभी भी एक देश ऐसा बचा है जहां पे 12 वर्ष है, वो है अंगोला नाम का देश। अंगोला देश में अभी भी जो आप लोगों की एडल्ट माने जाते हैं बच्चे, वो माने जाते हैं 12 साल। पहले आप लोगों का फिलीपींस भी इसमें आता था, बट फिलीपींस ने अब अपनी क्या है, एज बढ़ाकर कितनी कर दी है? 12 से 16 साल। हाल ही में किस संगठन ने यूक्रेन शरणार्थी संकट के मद्देनजर टेम्परेरी डायरेक्टिव डायरेक्शन प्लान शुरू किया है? तो ये आप लोगों का टेम्परेरी डायरेक्टिव डायरेक्शन आप लोगों का स्टार्ट किया है यूरोपियन यूनियन ने। तो आप लोगों को पता है लगभग यूक्रेन से लगभग 2.5 से 3 लाख आप लोगों के शरणार्थी हैं जो कि यूरोपियन कंट्री में जा चुके हैं। यूरोपियन यूनियन ने इनको क्या किया है, ये यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है, उनको भी अपना शरणार्थी बनाया है। तो टेम्परेरी रूप से बनाया है इनको, परमानेंट रूप से अभी नहीं बनाया है। तो यूरोपियन यूनियन आप लोगों ने याद रखना है। यूक्रेन के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को। G7 कृषि मंत्रियों की जो बैठक होगी, इसका
देश कौन है जो मेजबानी इस बार करेगा? तो आप लोगों को पता है जो जर्मनी है वो इस साल इसकी मेजबानी करेगा। G7 जो आप लोगों का ये कब बना था? 7 कंट्री लगभग इसमें बनी है आप लोगों की 1975 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि G20 जो आप लोगों का होगा, ठीक है, तो G20, ये तो G7 है वो आप लोगों का जर्मनी में हो रहा है। G20 कहाँ हो रहा है? G20 आप लोगों का इंडोनेशिया में हो रहा है। ठीक है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग प्लीज आंसर दे देना अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट भारत में आंशिक रूप से स्वतंत्र करार दिया है, इसमें किस एजेंसी ने इसको रिपोर्ट जारी की है? इसका मतलब आप लोगों का ये रहता है कि ये क्या है आप लोगों का, इसमें आप लोगों को सीधी सी बातें याद रखनी है आप लोगों ने जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए। तो ये स्वतंत्र रिपोर्ट का मतलब कि भारत अब किस तरफ जा रहा है उसकी बात यहाँ पे की गई। तो इन्होंने कहा है कि भारत जो आप लोगों का वो अब इतना लिबरल नहीं रहा है, भारत अब क्या है तानाशाही की ओर जा रहा है। तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 में जो ये आप लोगों की जो रिपोर्ट आती है वो आप लोगों की फ्रीडम हाउस के द्वारा क्या की जाती है, पब्लिश की जाती है। और भारत को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 66 आउट ऑफ 100। तो भारत की अब कंडीशन खराब बता रहे हैं कि भारत भी अब तानाशाही की तरफ चल पड़ा है। तो आप लोगों को पता है यूएसए की ये नॉन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको पब्लिश करती है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का मतलब ये होता है कि आप भारत में, इनकी वेबसाइट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जहाँ पे आप कुछ भी परचेज सेल कर सकते हैं। तो इन्होंने किस कंपनी के साथ साझेदारी करके जेम पोर्टल पर सिलाई सेवाएं शुरू की हैं? तो सिलाई सेवा आप लोगों की किससे मिलकर की है? उषा, उषा नाम की सिलाई, आप लोगों को पता है सिलाई, इनके सिलाई मशीन है काफी फेमस है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने उषा कंपनी के साथ मिलकर सिलाई सेवाएं शुरू की हैं। जेम नाम का एक पोर्टल है, उसको इन्होंने स्टार्ट किया है। तो आप लोगों ने याद रखना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस प्लस उषा, इन दोनों ने मिलकर जेम नाम का पोर्टल स्टार्ट किया है। भारतीय हस्तशिल्प हथकरघा कला और संस्कृति की सराहना के लिए संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम का नाम क्या था? तो इसका नाम था आप लोगों का जरोखा। जरोखा भी आप लोगों को आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने याद रखना है, ये जो आप लोगों की स्कीम जो लॉन्च की गई है, तो ये झरोखा आप लोगों का लगभग 16 जगह पे लॉन्च होगा, जिसमें आप लोगों की 13 तो राज्य होंगे और 3 आप लोगों की यूनियन टेरिटरी होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का कहाँ पे होगा? अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए इसमें कि इसका पहला जो झरोखा नाम का जो पहला आप लोगों का फंक्शन था या प्रोग्राम था वो कहाँ पे हुआ? वो आप लोगों का भोपाल में हुआ था। भोपाल में अगर किस जगह पे हुआ ये पूछें तो रानी कमलावत रेलवे स्टेशन पे हुआ था। तो रानी कमलावत कौन है? रानी कमलावत एक ट्राइबल फीमेल थी जो कि गोंड ट्राइब से संबंध रखती थी। किससे? गोंड ट्राइब। तो रानी कमलावत जो आप लोगों का रेलवे स्टेशन है भोपाल में है, यहाँ पे पहला जो आप लोगों का झरोखा नाम का जो कार्यक्रम था, प्रोग्राम वहां स्टार्ट किया था। किस देश ने दूसरे सैन्य उपकरण नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो नूर 2 उपग्रह जो आपका जो सैटेलाइट है, ये ईरान ने इसका सफल परीक्षण किया है। इससे पहले भी आप लोगों का जो ईरान है वो एक और आप लोगों का सैटेलाइट का परीक्षण कर चुका है, तो उसका नाम था सिमोर्ग। सिमोर्ग, अगर इसका पूछ लिया तो सिमोरग भी ईरान का है और नूर 2 भी आप लोगों का ईरान का ही रहेगा। फीचर फोन के लिए आरबीआई के द्वारा शुरू की गई डिजिटल भुगतान भुगतान के लिए यूपीआई सुविधा का नाम क्या है? देखो, फीचर फोन होते हैं जो सिर्फ कीपैड से चलते हैं, अब आप अपनी यूपीआई जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं किसके द्वारा? फीचर फोन यूज करके। आप लोगों को यूपीआई 123 पे आप नाम की एक स्कीम लॉन्च की है, जिसके अंदर आप लोगों को नंबर डायल करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको यूपीआई सेटअप करना पड़ेगा, अपने मोबाइल को बैंक के साथ लिंक करना पड़ेगा अकाउंट को, वहां से आप डायरेक्टली यूपीआई कर सकते हैं। तो फीचर फोन कीपैड फोन की अगर बात की जाए तो नॉन स्मार्टफोन या नॉन एंड्रॉयड फोन जो जितने भी होंगे आप लोगों के कीपैड वाले, उनके लिए यूपीआई सुविधा स्टार्ट कर दी गई है आप लोगों के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिला उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये कौन सा राज्य सरकार है आप लोगों का जिसने मातृशक्ति उद्यमिता योजना स्टार्ट की है? ये है आप लोगों का हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार के द्वारा आप लोगों की ये जो स्कीम है उसको लॉन्च कर दिया गया है। इसमें क्या होगा कि जो फीमेल्स हैं जो बिजनेस करना चाहती हैं, उनको जो ये सरकार है वो कितना लोन देगी? 3 लाख का लोन देगी। अगर उस लोन के ऊपर 10% ब्याज पड़ता है तो 7% ब्याज क्या होगा आपका माफ कर दिया जाएगा सिर्फ उन फीमेल्स को
3% ही लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 7% डिस्काउंट होगा। तो इसमें आप लोगों को क्या कहा गया है कि उस घर की साल की जो इनकम है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी इसको ये सेवा या आप लोगों को ये योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। यहाँ तक आप लोगों के क्वेश्चन बनते थे। तो ये आज की क्लास थी आप लोगों की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे 20 मार्च 2022 के करंट अफेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंट्री साइड एचसी एग्जाम।